दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जो मार्केट गिर रहा है ये 2025 में रिकवर करेगा या नहीं करेगा। हम बिल्कुल इसी पॉइंट पर स्टिक रहेंगे आज पूरे के वीडियो में। इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स के ओपिनियन क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। क्या हमें कुछ और पैसे डालने चाहिए मार्केट में, इन्वेस्टमेंट करने चाहिए स्टॉक में या भी वेट करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम समझेंगे। ये समझने से पहले कि क्या मार्केट रिकवर करेगा तो हमें ये इंडिकेटर्स को समझने की जरूरत है कि मार्केट रिकवर क्यों नहीं कर रहा है। तो उन रीजंस को सबसे पहले समझते हैं। उसमें जितने भी रीजंस हैं उसमें जो प्राइमरी सबसे पहला रीजन है वो है अभी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का। मार्केट केवल भारत में नहीं, दुनिया के जितने भी मार्केट्स हैं ऐसा माना जा रहा है कि रिसेशन आ सकता है। मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारे मार्केट्स, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, ये सारे बहुत पीक पर रहे हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इंडिया में इन्फ्लेशन नॉर्मली इतना नहीं रहता था, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक स्लोडाउन के रीजंस हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। रसिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन का जो वॉर हो रहा है, ट्रंप के आने के बाद यूएस से बहुत सारे कंट्रीज का टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया है। ये बहुत सारे रीजंस हैं जो इकोनॉमी को स्लो कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस में जाना है, समझा है। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं रिकवरी के बारे में। भारत में इससे पहले जब जब भी स्लो डाउन आया है, जब जब भी मार्केट नीचे गया है, तो उनके रिकवरी के पैटर्न्स क्या थे सबसे पहले ये समझते हैं। इंडिकेटर्स क्या थे, क्या पैटर्न्स थे, ये समझते हैं तो हमें समझ में आएगा अभी का मार्केट क्या कहता है हमारे लिए। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी वो अप्रोक्सीमेटली 2 साल लगे थे उसको रिकवर होने में। रिकवर होने में मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था डाउन जाना, फिर वापस उठना स्टार्ट किया, उस पॉइंट तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 2 साल लग गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट केवल 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में हर बार रिकवर कर जाता है। मल्टीपल टाइम्स इट टेक्स टाइम। लाइक 2008 एक इंटरनेशनल क्राइसिस था, इंटरनेशनल मार्केट स्लोडाउन थी, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और उसमें करेक्शन होने के बाद दोबारा रिकवर करने में करीब 2 साल लग गए। लेकिन अगर वही आप देखेंगे 2020 में जो कोविड-19 कब आया था तो वो करीब 6 महीने के आसपास 6 महीने के आसपास उसमें स्लो डाउन था और रिकवरी अगले 6 महीने में हो गई थी। तो करीब 1 साल में ये पूरा रिकवर कर गया था, बल्कि 2021 में इसने तो नया रिकॉर्ड बना लिया था। जब हम रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं तो हम टिपिकली निफ्टी 50 और सेंसेक्स के जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पॉइंटर्स कैसे ऊपर और नीचे जा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन मार्केट के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ही यंग फोर्स है। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, नॉर्मली डबल डिजिट की जीडीपी हमारी बहुत बार रहती है। अभी भी जीडीपी हमारी अगर हम खुद से कंपेयर करेंगे तो हमारी कमजोर है, बट अगर दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो हमारी जीडीपी अभी भी बहुत अच्छी है। तो दुनिया की नज़रों में, वर्ल्ड की नज़रों में हम अच्छे मार्केट हैं, अच्छी रिकवरी होती है तो पैसे आते रहते हैं, तो मार्केट नॉर्मली वापस आ जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। और ये हो सकता है कि 6 महीने में बाउंस बैक कर जाए, ऐसा हो सकता है कि वो 2 साल में बाउंस बैक करे, बट बाउंस बैक कर दिया जाएगा। ये ज़्यादातर मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं और जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है। दोस्तों ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये अलग अलग एक्सपर्ट्स से, जो इंटरनेट पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो एनालिसिस अवेलेबल है, उनके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ी। बट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर बार जरूरी नहीं कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं, बट लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो गलत करते हैं, अदरवाइज अपना खुद का एनालिसिस इतना स्ट्रांग आपको रखना चाहिए कि उससे आपको प्रॉब्लम ना हो। कम से कम आप एक इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन ले लें। हम ये जो बातें कर रहे हैं इसका मेन पर्पस है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड,
तो हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की सहूलियत तब होती है जब हमें उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है, पता होता है। तो एजुकेशनल पर्पज से ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। चलिए अब कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या कहते हैं इसके बारे में। अब जैसे मैंने ये 3 एक्सपर्ट्स हैं, द डिफरेंट ग्रुप्स, देयर आर 2 डिफरेंट एनालिस्ट अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर डिफरेंट एक्सपर्ट्स इंडिविजुअल्स एज वेल जो इसके बारे में एनालिसिस अपनी करते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं। मैंने कई सारे लोगों को पढ़ा है, ये जो 3 मुझे समझ में आए उनको मैं आपको बता रहा हूं। एक तो सिटी ग्रुप बोलता है कि ये ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन बिल्कुल दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, तो बहुत जल्दी रिकवरी इसमें आने लगेगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा रिकवरी ना आए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-6 मंथ्स इसमें रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इनके ग्लोबल प्रेडिक्ट्स की मार्केट रिबाउंड करेगा। भारतीय जो मार्केट है, इंडियन जो मार्केट है, बहुत जल्दी रिबाउंड करेगा। और उनका भी ये ओपिनियन है कि 5 से 6 महीने तो मैं जैन से कह रहा हूँ, मतलब सेकेंड हाफ, मतलब उनका कहना है कि अब से 5 से 6 महीने नहीं, विद इन 5 to 6 months फ्रॉम जैन, सो प्रॉब्ली जून जुलाई के बाद हमें मार्केट की रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये जो 2 एनालिस्ट है, सिटी ग्रुप और एमके ग्लोबल, ये दोनों ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन देते हैं कि मार्केट रिबाउंड करने वाला है, मार्केट रिकवर करने वाला है। इसी तरीके से जो राउटर्स हैं और लाइव मिंट, ये 2 कंपनीज हैं। इनके अलग अलग अपने रीजन एनालिसिस करने के मोटा मोटा मतलब ब्रीफ में ये है कि ये दोनों ही बोलते हैं कि जो दुनिया की बाकी मार्केट्स हैं, क्योंकि ये स्लो डाउन इंडियन मार्केट में चल रहा है, एशिया में देखें तो वियतनाम के मार्केट में चल रहा है, चाइना का मार्केट ऊपर चल रहा है, यूएस का मार्केट अच्छा चल रहा है, उतनी गिरावट नहीं है। 2 इकोनॉमी स्लो डाउन होने के चांसेस वहां पर भी लग रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। तो उनका यह मानना है कि जितने भी पीयर स्टॉक्स हैं ऑफ द इंडियन मार्केट, वहां पर इन्वेस्टमेंट, वहां की मार्केट अच्छी चल रही है। तो इंडियन मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिकवर करेगा भी तो उस पेस पर नहीं पहुंच पाएगा कि बाकी मार्केट से कंपीट कर पाए। तो इनका कॉशन ओपिनियन है। मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, बट मतलब ये ओके से ओपिनियंस अपने दे रहे हैं। अब इसके बाद समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिकवरी को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। स्पेसिफिकली हम 2025 के संदर्भ में बात करेंगे, 2025 के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट इंप्रूव होने वाला है। पहला पॉजिटिव इंडिकेटर्स है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारे चेंजेस किए हैं अभी रिसेंट पास्ट में। उन पॉलिसीज को देखकर ये माना जा रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, लोगों के पास पैसे उनके हाथ में होते हैं, तो वो खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मार्केट में पैसा स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। और जब वो खर्च करते हैं तो मार्केट में पैसा इनफ्लो होता है और मार्केट ऊपर जाता है। दूसरा, अभी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेसिफिकली जैसे रेपो रेट्स में चेंजेस किए हैं, अभी टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव भी एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर्स माना जा रहा है, ना केवल मिडिल क्लास के लिए बल्कि उसको पैसे मार्केट में डालने के लिए। क्योंकि फिनेंशियल पॉलिसी जिस तरीके से काम करती है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जैसे काम करती है, ये माना जाता है कि अगर किसी के पास पैसे होंगे तो वो मार्केट में जाएगा ही। ज्यादातर लोग सेविंग करना, अपने पास इकट्ठा रखना नहीं चाहते। सेविंग करने का मतलब ऐसे नॉर्मल कैश निकाल के पड़े रखना। अगर उनके पास वो वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम मार्केट में ही डालेंगे। तो इन सब चीजों को फैक्टर्स में रखकर ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव्स ले रही है, ये मार्केट को पॉजिटिव लेकर जाएंगे, मार्केट रिकवर करेगा। तीसरा इंडिकेटर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव होंगे। जो स्लो डाउन थोड़ा सा आया था, जो जैसे चुनाव वाला ईयर था, तो उस समय जो स्लो डाउन आया था वो वापस बाउंस बैक करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा दोबारा से रिबाउंस करेगा। वो रिबाउंस करेगा तो मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होंगे, और मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, रिकवर होगा। इसी के साथ ही कुछ चैलेंजेस भी हैं।
पहला चैलेंजेस तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है। ऐसा डर लग रहा है कि जब तक इंडियन मार्केट रिकवर करे तब तक अगर यूएस मार्केट डाउन चला गया तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और काफी सारे लोगों के लिए जो रिकवरी का होप है वो रिकवरी का होप भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स लोग मान रहे हैं। अभी जो मार्केट में स्लो डाउन है वो स्पेसिफिकली कुछ एक मार्केट्स में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो सारे मार्केट्स में चला गया ये स्लो डाउन तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। जैसे 2008 वाला हुआ था तो 2008 वाला मल्टीपल मार्केट्स में था, ऑलमोस्ट लगभग सारे मार्केट में, दुनिया के सारे मार्केट्स उससे अफेक्टेड थे। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है। इन्फ्लेशन भी एक बड़ा रीजन है। इन्फ्लेशन भारत में बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन नॉर्मली भारत में 5% के अप्रोक्सीमेटली इन्फ्लेशन होता है, लेकिन अगर अभी हम देखेंगे तो 6%, 7% के आसपास इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो ये करीब 10% के आसपास है। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो ये करीब 12 to 15% है। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से फ़र्क ये पड़ जाता है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो जो सामान आप 100 रुपये में खरीद रहे थे उस सामान को खरीदने में अब आपको 105 रुपये या 106 रुपये, 107 रुपये या 110 रुपये या 112 रुपये, 115 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। अब जब आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे इस तरीके से रोजाना की चीज़ों में, रोजाना का आपका जो सर्वाइवल है उसमें खर्च करेंगे तो आपके पास पैसे कम बचेंगे। जब आपके पास पैसे कम बचेंगे तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कम करेंगे। मार्केट में इन्वेस्ट कम करेंगे तो मार्केट के पॉजिटिव इंडिकेटर्स पर, पॉजिटिव सेंटीमेंट पर फर्क पड़ता है। इसके बाद ये तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट को बता रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से मूव कर सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। चलिए अब कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग सेक्टर्स वाइज एनालिसिस भी करते हैं मार्केट ऊपर नीचे जाने के लिए। कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं कि जल्दी रिकवरी कर लेंगे या कौन कौन से सेक्टर्स डाउन भी रहेंगे तभी भी उसमें जाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो जो प्रॉमिसिंग सेक्टर अभी भारत में नजर आ रहा है वो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स है आईटी और फार्मास्यूटिकल। आईटी जनरली भारत की अच्छी परफॉर्म करती है और अभी डाउन में भी उतनी बुरी नहीं हो रही है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे टीसीएस हालांकि 52 वीक्स के लो पर गया हुआ है बट फिर भी फंडामेंटल्स मजबूत है और इंडियन आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इंडियन आईटी मार्केट बहुत अच्छा जाने वाला है या उतना बुरा नहीं जाएगा अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें। फार्मास्यूटिकल भी जब से कोविड का टाइम आया है, कोविड के टाइम के बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं गवर्नमेंट लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो हेल्थ केयर के भी बहुत अच्छे परफॉर्म करने की, जब मैं बहुत अच्छे कर रहा हूँ तो आपको लिटरली बहुत अच्छे नहीं लेना है। सारे बहुत घटिया कर रहे हैं तो ये एवरेज भी करेगा, उसको हम बहुत अच्छा इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। तो दो सेक्टर्स हो गए आईटी और फार्मास्यूटिकल जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दो तीन हम डिफेंसिव सेक्टर्स के बारे में जानते ही हैं। एफएमसीजी के सेक्टर्स जो हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो सेक्टर्स हैं और ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, ये डिफेंसिव सेक्टर्स हैं। कौन कौन से सेक्टर्स ऐसा लग रहा है उतना प्रॉमिसिंग नहीं है? तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैंकिंग और रियल एस्टेट में प्रॉब्लम रह सकती है थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक के लिए। बैंकिंग में बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो मतलब बैड डेप्ट हो रहा है बेसिकली। रियल एस्टेट भी ऐसा माना जा रहा है कि जब अब दोबारा से मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट करेगा तो लोग रियल एस्टेट से निकलेंगे, रियल एस्टेट से पैसे निकालेंगे और मार्केट में पंप करेंगे, तो मार्केट उससे अच्छा जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म ना करे। तो ये तो हो गया सेक्टर्स वाइज कि सेक्टर्स में हमें कौन से पॉजिटिव या कौन से नेगेटिव लग रहे हैं। अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या करना है जब मार्केट डाउन जा रहा है या थोड़ा बहुत रिकवरी अगर आज की डेट में स्टार्ट हो गई है। फिर भी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊपर गए हैं। सेंसेक्स एक समय पे 943 पॉइंट आज ऊपर चला गया था,
तो मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, बट मार्केट तो नीचे ही है ओवरऑल। हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है। छोटे शॉर्ट टर्म गोल इस समय आपको नहीं बनाना चाहिए, वो प्रॉब्लम देंगे आपको। फंडामेंटल एनालिसिस करना है और डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, अलग अलग एसेट क्लास में भी आप पैसे डालिए और डाइवर्सिफाई करिए। एक क्लास के भी अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग एसआईपीज में भी पैसे डालिए, तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आपके लिए बेहतर रह सकता है। फंडामेंटल, कोई भी स्टॉक लेने से पहले उसके फंडामेंटल का एनालिसिस जरूर करना है हमें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क है, रिस्क एपिटाइट है, रिस्क आप ले सकते हो, तभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको घुसना है। मेरा एक दोस्त है, मुझसे बात कर रहा था, तो उसने बोला भाई मैं बहुत पैसे बना रहा हूँ। मैंने बोला मार्केट नीचे जा रहा है, तू पैसे कैसे बना रहा है? कह रहा मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ। वो पिछले 15 सालों से ट्रेड करता है, अच्छा कर रहा है। अगर आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, अगर आपके पास वो लर्निंग नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के गेम से अभी हमें बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम बचे रहें ताकि कोई नुकसान ना हो। अल्टीमेटली दिस इज योर हार्ड अर्न मनी। कुछ एक इंटरव्यूज भी, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में, तो कुछ एक इंटरव्यूज भी मैंने देखे, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक रोहित श्रीवास्तव करके हैं, एक्सपर्ट है, कंपनी का नाम उनके मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनका कहना था कि अभी जो मार्केट नीचे गया है ना, ये मार्केट बॉटम अप कर रहा है लगभग, मतलब लगभग यहां पर पहुंच गया है, तो थोड़ा बहुत ही नीचे जाएगा। इसके बाद हो सकता है ये रिकवरी स्लो हो, लेकिन अब इससे नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। उनके अपने एनालिसिस थे। अगेन मैं उसके बाद भी, अगर ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे अब नहीं जाएगा, उसके बाद भी मैं थोड़ा सा कॉशन लेकर चलूंगा। मैं मार्केट को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। इंडियन मार्केट बूम करेगा, बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशन लेकर हमें चलना चाहिए, समझदारी भरा कदम उठाना चाहिए। ये मैंने एक्सपर्ट इंटरव्यूज और इनका ऑप्शन, मतलब इनका एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे भी इंटरव्यूज बन रहे हैं, देखे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल जितना जैसा बताया जा रहा है उतना वैसा ही नहीं ले लेना है, थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग भी लगाना है, कॉमन सेंस भी लगाना है। उसके बाद कोई डिसीजन लेना है, उसके बाद कोई चीज समझनी है कि हाँ ये फाइनल हो गया मेरी तरफ से। फाइनल हमारे जो क्वेश्चन है कि शुड आई इन्वेस्ट नाउ और वेट, बिल्कुल आपका डिसीजन होगा। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए। आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये सोचने समझने के बाद, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद, एक्सपर्ट सलाह लेने के बाद ही यू शुड टेक अ फाइनल डिसीजन। बी श्योर यू आर टेकिंग अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। You are not taking some random decision just on the basis of your gut feeling. Gut feeling नहीं चलती है, intuition नहीं चलता है, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस वही काम आता है लॉन्ग टर्म में, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने देखा भी है। विच सेक्टर्स आर सेफ? तो अभी आईटी, फार्मास्यूटिकल ठीक है। अगेन मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जो मैं एक्सपर्ट्स को देख रहा हूं डेटा के बेसिस बोल रहा हूं। और डिफेंसिव सेक्टर्स है एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और थोड़ा सा बैंकिंग वगैरह से थोड़ा सा हमें, रियल एस्टेट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।